Assalamualaikum students. Welcome to lecture number 6 of our online lecture videos of the course of linear circuit analysis. तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोगों ने मूव करना है फर्दर आगे। ओहम्स लॉ और को हम लोगों ने सीख लिया है, हमें रजिस्टर का पता चल गया है कि ये एक एलिमेंट होता है, किस तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है। हमें पता है कि रेजिस्टेंस कंडक्टेंस क्या चीज़ है। तो अब इन एलिमेंट्स का पता करने के बाद अब हम ज़रा ना सर्किट लेवल के ऊपर या नेटवर्क लेवल के ऊपर आके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, किस तरीके से हमने जो है ना सॉल्व करना होता है। अच्छा जी, तो इसमें हमने पहले अभी ज़रा सीखनी है नेटवर्क टोपोलॉजीज़ और उसके बाद हम किरशॉफ्स करंट लॉज जो है ना उसको हम देखेंगे। ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 में से ये सारा मटेरियल है। अच्छा जी, सिंस द एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी इंटरकनेक्टेड इन सेवरल वेज। अच्छा, अब हमने जी सीख लिया कि जी एक हमारे पास जो है ना ये जी रजिस्टर एक एलिमेंट है। बाकी हमने सीख लिया कि चलो और भी एक से ज़्यादा भी हमारे पास रजिस्टर हो सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एलिमेंट है जनाब एक सप्लाई का हो सकता है। फिर उसके बाद हम कोई और भी कंपोनेंट हो उसको भी कर सकते हैं। लेट्स से इधर भी रजिस्टर लगा है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है, कोई करंट सोर्स लगा है, ये इस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे भी एक कोई रजिस्टर है, इधर कोई और रजिस्टर। तो इस तरह करके ना हमारे पास हमने ये कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स तो देख लिए, लेकिन इनको कनेक्ट करने के बड़े तरीके हैं, ठीक है। इधर कनेक्ट हो सकता है, इधर कनेक्ट, तो एक कॉम्प्लेक्स किस्म का ना पूरा एक सिस्टम आ जाता है। तो उसको समझने के लिए और ज़रा ना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से समझने के लिए, ताकि हम आगे हल कर सकें, तो हम ना थोड़े से ज़रा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए। और वो होंगे हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी के नेमिंग, किस चीज़ को क्या हम नेटवर्क के अंदर नाम देते होते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को जो है ना हम आज के जो लेक्चर के पहले हिस्से के अंदर देखेंगे, ठीक है। नेटवर्क की टोपोलॉजी होता है कि नाम किस किस तरीके से उनको करना है, किस किस तरह के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जी ये सर्किट और नेटवर्क में क्या फ़र्क है। कहीं पे सर्किट का नाम आता है, कहीं पे नेटवर्क का नाम आता है, ठीक है। कोर्स का नाम है लीनियर सर्किट एनालिसिस, ठीक है। और यहाँ पे जो है बात अभी ये नेटवर्क टोपोलॉजी की हो रही है। तो ये क्या मामला है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जी नेटवर्क हमारे पास जो है ना वो होता है इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और डिवाइसेस। लेट्स से ये एक हमारे पास कोई सप्लाई लगी है, ठीक है। यहाँ से एक कोई रजिस्टर जा रहा है, यहाँ से एक कोई और एलिमेंट जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर से हमारे पास आई डोंट नो क्या बनाते हैं, चलें एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। ये इस तरह से करके ना ये हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये बड़ा एक अजीब सा, मैं जानबूझ के चाह रहा हूँ कि इस तरह का बने कि आपको लगे कि जी ये कोई कंफ्यूजिंग सी चीज़ है। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क है जहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। अब ये क्या, ये नेटवर्क हमारे पास एक सर्किट है। तो आंसर है कि करंट फॉर्म के अंदर नहीं, क्योंकि नेटवर्क जो है वो सर्किट तब बनता है अगर हमारे पास कोई एक क्लोज्ड पाथ हो। तो इधर से ये देखते हैं हम कि कोई भी हिस्से से पाथ कोई क्लोज नहीं होता, सारे के सारे जो है ना ओपन हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करके इधर कनेक्ट कर देता हूँ तो ये एक क्लोज्ड पाथ आ गया। तो अब मैं कहूँगा कि जी ये एक जो है ना सर्किट है, बेशक उसमें ये बाकी सारे पाथ ओपन है, ठीक है। तो एटलीस्ट एक पाथ क्लोज हो जाए तो इसको सर्किट कहा जा सकता है। बाकी उसमें और भी क्लोज्ड हो जाएं तो आगे फिर फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट एक पाथ क्लोज होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है ना बेसिक डिफरेंस है नेटवर्क के अंदर और सर्किट के अंदर। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर जो है ना हम स्टडी करेंगे कि जी प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ नेटवर्क, ये नेटवर्क के अंदर जो एलिमेंट्स प्लेस करते हैं उनके से रिलेटेड क्या क्या, मतलब पूरे क्लोज्ड पाथ के हिसाब से नहीं। तो हमने यहाँ पे जो देखना होगा वो देखना होगा कि बेसिक एलिमेंट्स की आपस में इंटरकनेक्शंस की क्या क्या तरीक़ेकार जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, उनकी ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस किन किन तरह की हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो नेटवर्क की टोपोलॉजी में जो एलिमेंट्स हैं ना वो यहाँ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं
उसमें जो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ना हम 3 किस्म की डिस्टिंक्शंस रखते हैं। एक चीज़ को हम कहते हैं ब्रांचेस, नोड्स, लूप्स। तो नेटवर्क के अंदर ब्रांचेस होंगी, नोड्स होंगी और लूप्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इनको ज़रा ना हम अभी आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब ब्रांच क्या चीज़ है? अब ब्रांच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एलिमेंट सच एज अ वोल्टेज सोर्स और अ रजिस्टर। सिंगल एलिमेंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारे पास जो सर्किट एलिमेंट था वो अगर हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको एक ब्रांच कहेंगे। ठीक है, कि लेट्स से ये मैं कहता हूँ कि ये कोई एक एलिमेंट लगा हुआ है तो ये हमारे पास ब्रांच है। ये मेरे पास इधर जो है एक कोई डिपेंडेंट सोर्स के लगे हुआ है, ये एक ब्रांच है। प्लस कर देते हैं, इधर माइनस कर देते हैं। ये मेरे पास जो है एक रजिस्टर इधर है, तो ये एक ब्रांच है। ठीक है, ये कनेक्टेड नहीं है किसी भी चीज़ से, लेकिन ये ब्रांच इसको कहेंगे। ठीक है, तो उसकी बजाय अगर जो है मैं कहूँ कि जी ये खाली लाइन है, तो ये एक ब्रांच नहीं है। ठीक है, खाली लाइनों को ऐसे ऐसे जोड़ के जो मर्ज़ी बनाते रहें, तो ये खाली लाइंस की ब्रांच नहीं बनेगी। ठीक है, कोई ना कोई सर्किट का एलिमेंट होना चाहिए। ये जो डब्बा बना है ना, ये एक एलिमेंट है सर्किट का, इसके क्रॉस वोल्टेज और सारी चीज़ें आ रही हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या आता है कि जी ये वाला एक ना कोई ये सर्किट बना हुआ है। ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर हम देखते हैं कि जी हमारे पास कौन सी ब्रांच है। तो हमारे पास एक आइडेंटिफाई होता है जी, ये वाली ब्रांच है। इसको कैसे मैं लेबल करूं? हाँ, ऐसे कर लेते हैं। मैं कहता हूँ एक ये ब्रांच आ गई। ठीक है, एलिमेंट लगा हुआ है। इसी तरह एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। ये जो इस तरह की चीज़ें, इनको हम ब्रांच नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कोई सर्किट एलिमेंट यहाँ पे नहीं मौजूद है। इन अदर वर्ड्स, अ ब्रांच रिप्रेजेंट्स एनी टू टर्मिनल एलिमेंट। द सर्किट इन फिगर 2.10 हैज़ 5 branches, 1 2 3 4 5, namely the 10 volt voltage source, the 2 ampere current source and the 3 resistors। तो ये हमारे पास जो है ना ब्रांचेज होंगी। ठीक है, तो ये इतना कोई ये मुश्किल नहीं कोई चीज़। ठीक है जी, कि इतनी ब्रांचेज है। इधर मैं 7 चाहूँ तो मैं आगे से ये लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ। तो जी ये एक ब्रांच ये आ गई और एक और ब्रांच हमारे पास ये आ गई, 2 ये ब्रांचेस भी हो गई। ठीक है, तो लेकिन है कि ठीक है, ओके, लेट्स सी, आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो ये ब्रांचेस हमारे पास आ गई। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास चीज़ है वो है नोड। ठीक है, अ नोड इज़ द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर ब्रांचेस। अब कोई भी 2 ब्रांचेस होंगी, उनके दरमियान में जो कनेक्शन आपके पास होगा ना, एटलीस्ट 2 ब्रांचेस के दरमियान में हो, तो उसको हम नोड कहेंगे। 2 से ज़्यादा ब्रांचेस पे भी हो सकता है। अब नोड की एग्जांपल हमारे पास जो है इस सर्किट में क्या आती है, आमतौर पे ना डॉट के साथ इनको रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो हमारे पास जो है एक ये नोड आ गया, क्योंकि ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, बीच में एलिमेंट है। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना, हम कहेंगे कि जी ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, तो ये बीच में नोड आएगा। तो हम लेकिन इनकरेक्टली कह सकते हैं कि अच्छा फिर इसके और इसके दरमियान में भी एक नोड है, फिर इसके और इसके दरमियान में भी एक नोड है। लेकिन इफ़ अ शॉर्ट सर्किट या कनेक्शन वायर, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट ही है ना, इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तमाम वायर पे एक ही वोल्टेज है, कनेक्ट्स 2 नोड्स, द 2 नोड्स कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल नोड। अगर कोई हमारे पास जो है मल्टीपल नोड्स जो हैं शॉर्ट सर्किट के साथ कनेक्टेड हैं, कोई एलिमेंट नहीं बीच में लगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब है एक ही वोल्टेज है और करंट जितना मर्जी चाहे इधर से फ़्लो हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, इसको सेपरेट नोड्स की बजाय हम कहेंगे ये सिंगल नोड है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो सारी हैं ये सिंगल नोड हैं जो ब्रांचेस के बीच में इंटरकनेक्शन के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ अब कंफ्यूजिंग हो सकती है कि जी कैसे ये सिंगल नोड है। तो इसी सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें,
इस तरीके से कि जी 5 और 10 के बीच में हमने बनाया एक आ गया, ये नोड है। फिर हमारे पास 5 और 2 3 2, 5 और 2 3 2 के बीच में ये बी नोड आ गया, इनको लेबल किया ना ए बी सी। और जो ये हमारे पास ये सेकंड साइड है, इधर जितने भी हैं 1 2 3, ये 10 वोल्ट के 2 3 और अगला जो है 2 एम्पेयर का वो एक नोड। तो हमें पता चलता है कि वाकई ये तमाम ब्रांचेस के, ये एक सिंगल ही नोड है जो कि मल्टीपल ब्रांचेस के दरमियान में शेयर हो रहा है। ये भी सिंगल नोड है जो कि मल्टीपल ब्रांचेस के दरमियान में शेयर हो रहा है। पर हम ये इस तरीके से स्केच करने पे ना ये बड़ा अजीब सा लगता है, और ये लेट्स से सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स में या बाकी जगहों पे आपने करना हो तो वो आमतौर पे इस तरह से नहीं बनाते। तो उसके लिए क्या होगा कि हम इसको इस तरह बनाने की बजाय एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर एलिमेंट्स को लगा देंगे और यहाँ पे मल्टीपल डॉट्स बेशक कर देंगे, पर हमें पता है कि ये तमाम जो वायर्स हैं ये एक ही पोटेंशियल के ऊपर हैं, इनमें से जितना मर्ज़ी करंट फ्लो करना हो ये किसी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करती, तो ये हमारे पास सिंगल नोड्स हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट्स इधर भी मिस्टेक करते होते हैं। अच्छा जी, तो यही सारी बातें इधर लिखी हुई हैं। देयरफॉर figure 2.10 has 3 nodes A, B, C. Notice that 3 points that form node B are connected by perfectly conducting wires. ठीक है, and therefore constitute a single point. इसी तरीके से C के लिए we demonstrate that the circuit in figure 2.10 has only 3 nodes. ये बना के उन्होंने demonstrate कर दिया. However, for sake of clarity, node B and C are for clarity, node B and C are spread out with perfect conductors as shown in figure 2.10. इस तरीके से आमतौर पे ड्रॉ करते हैं। तो हमने अब ब्रांचेस देख ली क्या होती हैं, हमने देख लिया नोड। तो अब आखिरी जो चीज़ रह गई है वो हमारे पास है लूप की। ठीक है, कि अब जो है ना हमारे पास लूप क्या होती है। तो लूप के केस में हमारे पास अ लूप इज़ एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट। सर्किट में कोई भी अगर क्लोज्ड पाथ है तो उसको हम लूप कहेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे हम ट्रेस करेंगे, हम किसी एक नोड से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, पास करते रहते हैं, मुख्तलिफ सेट ऑफ नोड से पास करते करते दोबारा उसी स्टार्टिंग तक आते हैं। मसलन यहाँ से मैं आया इधर, इधर से मैं आया ये बी पे आया, बी से आया मैं सी पे, और सी से मैं दोबारा जो है आ गया ए पे। तो ये मेरे पास एक लूप बन गई, क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, तो अब एक अगर लूप है जिसके अंदर कोई एटलीस्ट एक ऐसी ब्रांच है जो किसी और लूप में ना आए, तो हम उसको इंडिपेंडेंट लूप कहेंगे। इधर एक ही लूप बनाइए, क्या किसी और लूप में आ रहा है, हमने तो अभी बनाई नहीं कोई और लूप, तो ये इंडिपेंडेंट है। सेकंड हमने लूप बनानी है, यहाँ पे इसमें कह रहे हैं 3 ओम रजिस्टर एंड द करंट सोर्स। तो सेकंड लूप हम ये बना सकते हैं, ये एक लूप हो गई। ठीक है, तो दो हमारे पास जो है ना यहाँ पे लूप्स आ गई हैं। द थर्ड लूप कुड बी वन विद द 2 ओम रजिस्टर इन पैरेलल विद द 3 ओम रजिस्टर। एक तो इधर कॉन्सेप्ट दिए बगैर टर्म्स यूज़ करने लग जाते हैं। ब्लू। तीसरी जो लूप है वो हमारे पास ये वाली लूप आ गई। तो अब ये हमारे पास जो है ना 3 इंडिपेंडेंट जो हैं वो सेट ऑफ लूप्स बन गई। यहाँ पे आई नीड टू वेरीफाई वन थिंग, इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट सेट ऑफ लूप्स वेयर वन ऑफ द 2 loops does not contain such a branch. ABCA with the 2 ohm resistor is independent. A second loop with the 3 ohm resistor and the current source is independent. The third loop could be the one with the 2 ohm resistor in parallel with the 3 ohm resistor. This does form an independent set of loops. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना 3 इंडिपेंडेंट सेट ऑफ लूप्स बन गई। अब ये लाजमी नहीं है कि ये इसी तरीके से जो है ड्रॉ किया जाए। अब इसी को ड्रॉ करने के लिए लेट से मैं कह देता हूँ जी पहले ये है,
दूसरी लूप मैंने बनानी है, मैं ये बना देता हूँ, ठीक है। और तीसरी लूप बनानी है, मैं ये बना देता हूँ। तो ये इस तरीके से करके भी जो है ना मैं ये लूप्स बना सकता हूँ। इनके लिए अगर कहते हैं कलर डिफरेंट कर लेते हैं, बल्कि ये बेहतर है, नहीं इसको स्मॉल करके बना देते हैं। ये पहली लूप है लेट से, और मैं दूसरी लूप कहता हूँ, ठीक है। ये आपके पास होता है मल्टीपल सॉल्यूशंस उसके बन सकते हैं। दूसरी ये वाली लूप है, और तीसरी लूप जो है मैं बनानी है तो वो मैं ऐसे बना देता हूँ। अब हर लूप में एक इंडिपेंडेंट ब्रांच आ रही है, एक ऐसी ब्रांच आ रही है जो कि दूसरे लूप में नहीं है। पहली में ये 3 का है, दूसरे लूप में ये पहली में ये 2 ओहम का है, दूसरी लूप में 3 ओहम का है, और तीसरी लूप के अंदर जो है ना हमारे पास ये 2 एम्पेयर का सोर्स है। तो इन सारे केसेस में जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट लूप्स 3 बन गई, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे और क्या बन सकती है, लेट से ये जो ग्रीन वाली बनानी थी वो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये लूप बन गई, इसमें ये एलिमेंट 2 में शेयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये एक इंडिपेंडेंट ब्रांच एग्जिस्ट करती थी, ये भी बन सकती। तो आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि बेतहाशा जो है ना कॉम्बिनेशन इस तरह से हमारे पास बन जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जब ये 3 बन गई तो 3 के बाद अगर मैं कोई और लूप बनाता हूँ, लेट से ये वाली मैं लूप इस तरीके से बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि जी इस लूप के अंदर जो है ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट पहले ही बाकी इंडिपेंडेंट लूप्स में आ चुके हैं, तो ये एक तरह की डिपेंडेंट लूप बनेगी। तो इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ़ लूप्स हमारे पास इस पूरे सर्किट में लिमिटेड हैं टू 3, 3 से ज़्यादा नहीं बन सकती, ठीक है। 3 पे ये नंबर जो है लिमिटेड है। इसी को थोड़ा ये ज़रा देख लेते हैं, बुक के टेक्स्ट में क्या लिखा था। पासिंग थ्रू अ सेट ऑफ लूप्स एंड रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट नोड विदाउट पासिंग थ्रू एनी नोड मोर देन वंस। किसी भी एक नोड से जो एक से ज़्यादा दफ़ा ना गुजरते हुए एक कोई लूप बन जाती है। और लूप इज़ सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ़ इट कंटेन्स एट लीस्ट वन ब्रांच विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी अदर इंडिपेंडेंट लूप। इंडिपेंडेंट लूप्स और पाथ्स रिजल्ट इन इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ इक्वेशन। जब कोई जितनी आपके पास लूप्स बनेंगी ना, तो उनको इस्तेमाल करते करते आप इक्वेशंस और पूरा एक मैथमेटिकल चीज़ें उस पर बिल्डअप होती हैं। ये आगे हमने देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हमारे पास जो है ना इस केस के अंदर लूप्स बन गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी है, वो हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है कि जी नंबर ऑफ ब्रांचेस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स प्लस नंबर ऑफ नोड्स माइनस 1, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास कितनी है, 5। नंबर ऑफ लूप्स कितनी इंडिपेंडेंट बन रही थी, 3। 3 से ज़्यादा के ऊपर कोई हमेशा एलिमेंट्स कोई इंडिपेंडेंट ब्रांच नहीं बचती थी, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं हमारे पास, 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे पास आया कि जी ये वैलिड एक तरीके से हमारे पास आ गया। तो ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास रिलेशन है फंडामेंटल थ्योरम, वो हमारे पास यहाँ पे वैलिड है। एज द नेक्स्ट टू डेफिनेशन शॉर्ट सर्किट टोपोलॉजी इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू टू स्टडी द वोल्टेजेस एंड करंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी सर्किट में जब स्टडी करना हो तो उससे पहले ना ये हमारे पास चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि जी कितने के ये 2 नोड्स के दरमियान में क्या लगा है, किस लूप के अंदर क्या लगा हुआ है, और हमारे पास जो है ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं। अच्छा जी, अब ये चीज़ें हमें पता चल गई, तो उसके बाद अब हम आएंगे डेफिनेशन के ऊपर, सीरीज़, यहाँ पे स्लैश आना चाहिए था, पैरेलल कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब ये सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन क्या चीज़ है। अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम कहेंगे कि वो सीरीज़ में हैं इफ़ दे एक्सक्लूसिवली शेयर अ सिंगल नोड एंड कॉन्सिक्वेंटली कैरी द सेम करंट। मतलब कि अगर आपके पास कोई 2 ब्रांचेज या 2 एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, लेट्स से एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है,
अगर जो है उनके पास एक नोड कॉमन है, ठीक है, और वो नोड सिर्फ और सिर्फ उन दो के दरमियान में शेयर हो रहा है और कोई एलिमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई और एलिमेंट लगा है और ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो हम इसको जो है सीरीज़ के अंदर यहाँ पे नहीं कह सकते। सीरीज़ के अंदर तब होगा अगर ये एक वाला जो नोड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स के दरमियान में शेयर हो रहा है, और जिसका मतलब है कि इनके दरमियान में से एक ही करंट फ़्लो कर रहा है, ठीक है। अगर ये आई फ़्लो कर रहा था तो इधर से भी आई फ़्लो कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि जी ये एलिमेंट सीरीज़ में लगे हैं। ये डेफिनेशन है सीरीज़ कनेक्शन की ऑफ टू एलिमेंट्स। अगर दो या दो से ज़्यादा, अच्छा, और ये दो से ज़्यादा की एग्जांपल भी मैं दे दूं, ये एक लगा है, ये है, ये है, और ये है, इस तरीके से करके इसमें ये एक नोड है, ये नोड है, ये नोड है। तो इन सारों के अंदर जो है ना ये एक एक नोड, अब ऑफ कोर्स एक नोड एक से ज़्यादा एलिमेंट से नहीं शेयर होना, तो इसका मतलब है जब अगले किसी एलिमेंट के साथ लगा है तो वो इसके अगले एंड के ऊपर लगा होगा, ठीक है। तो जब ये इस तरीके से हैं तो ये सारे के सारे एक ही करंट इनमें से फ़्लो करेगा, क्योंकि ये आपस में जो है सिंगल नोड ही दोनों कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट शेयर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये सारे के सारे सीरीज़ के अंदर है, ठीक है। दूसरे केस में हमारे पास क्या आता है, टू और मोर एलिमेंट्स आर इन पैरेलल इफ दे आर कनेक्टेड टू द सेम टू नोड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली हैव द सेम वोल्टेज अक्रॉस दैम। मसलन इसका क्या बना कि जी एक ये है एलिमेंट, तो हमारे पास जो है ना ये इसका नोड है, तो एक और एलिमेंट है वो इसके अक्रॉस यहाँ पे आके लगा है, तो वो एक ही पेयर ऑफ नोड्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, जो इसके क्रॉस वोल्टेज है वही इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एलिमेंट्स पैरेलल में हैं। अगर यहाँ पर से जो है ये एक जैसे नोड्स को शेयर नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे कि जी ये पैरेलल में नहीं है। और जो यहाँ पे है टू और मोर एलिमेंट्स, तो ज़्यादा एलिमेंट्स के केस में आप इधर से जितने मर्जी कनेक्ट करते रहें, तो ये सारे भी एक ही वोल्टेज शेयर करते रहेंगे। तो जब तक एक ही वोल्टेज एलिमेंट्स के क्रॉस आ रही है वो सारे पैरेलल में है, एक ही करंट काफ़ी सारे एलिमेंट्स में से फ़्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जी वो सीरीज़ के अंदर है। तो ये वाला हम सर्किट अगर देखते हैं तो इधर हमें नज़र आता है ये वोल्टेज सोर्स और ये 5 ओम का रजिस्टर, इनके दरमियान में ये सिंगल नोड यहाँ पे है, तो ये एक दोनों सीरीज़ में है। जबकि ये 2, 3 और 2 एम्पेयर के जो ये नोड्स ऊपर और नीचे है ये एक जैसे हैं, ठीक है। ये आगे भी जा रहा है, लेकिन है कि ये बाकी एलिमेंट्स के क्रॉस ये ए और सी के दरमियान में है, ये वाला एलिमेंट जो है ये ए और बी के दरमियान में, बी और सी के दरमियान में ये सारे आ रहे हैं, तो हम इनको जो है ना यहाँ पे कहेंगे कि ये पैरेलल में है। तो 2 ओहम, 3 ओहम और 2 एम्पेयर पैरेलल में है, 10 और 5 जो हैं ये सीरीज़ के अंदर हैं। तो पैरेलल में लिखने चलें आगे, वो सिंबल्स और चीज़ें बाद में आ जाएंगी। तो ये हमारे पास जो है ना इंटरकनेक्शन में एक एडिशनल चीज़ का पता चल गया। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, एलिमेंट्स आर इन सीरीज़ व्हेन दे आर चेन कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड और कनेक्टेड सीक्वेंशली एंड टू एंड। एक एलिमेंट जहाँ एंड हो रहा है वहाँ से दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है, और कोई और बीच में से जो है ना इधर ब्रांच कोई और कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। नोड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दो में शेयर हो रहा है, तो हम कहेंगे सीरीज़ में है। फॉर एग्जांपल 2 एलिमेंट्स आर इन सीरीज इफ दे शेयर वन कॉमन नोड एंड नो अदर एलिमेंट इज़ कनेक्टेड टू दैट कॉमन नोड, ठीक है। वरना तो इधर भी जो है ये कॉमन नोड था, लेकिन उस पर और भी एलिमेंट कनेक्टेड थे, तो हमने नहीं कहा कि जी ये सीरीज़ में है, क्योंकि यहाँ पे एक और जो है एलिमेंट्स कनेक्टेड है। एलिमेंट्स इन पैरेलल आर कनेक्टेड टू द सेम पेयर ऑफ टर्मिनल्स या नोड्स
ठीक है। टर्मिनल्स एलिमेंट्स में बी कनेक्टेड इन अ वे दैट दे आर नाइदर इन सीरीज़ और इन पैरेलल। ऐसे भी पॉसिबल है कि इस तरीके से कनेक्टेड हों कि ना सीरीज़ में है ना पैरेलल में है। ठीक है, तो फिगर 2.10 जैसे कि ये है, इसके अंदर उन्होंने लिखा है जी वोल्टेज सोर्स 5 ओहम का रजिस्टर जो है वो सीरीज़ में, मैंने बता दिया था आपको। सेम करंट उनमें से क्योंकि फ़्लो करेगा। 2 ओहम 3 ओहम और करंट सोर्स पैरेलल में हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली हैव द सेम वोल्टेज अक्रॉस दैम। अच्छा, अब 5 ओहम का और 2 ओहम का रजिस्टर जो है वो ना सीरीज़ में है ना पैरेलल में। 5 ओहम और 3 ओहम का ना सीरीज़ में है ना पैरेलल में। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है ये आपके देख लिया कि ये भी पॉसिबल है कि ना सीरीज़ में हो ना पैरेलल में हो। तो हमारे पास लेकिन है कि सीरीज़ और पैरेलल जो है एटलीस्ट डिफ़ाइन हो गया। तो अब फिर हम जो है एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के हिसाब से थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं जो कोई प्रॉब्लम आई है। डिटरमिन द नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नोड्स इन द सर्किट शोन इन फिगर 2.12। आइडेंटिफाई विच एलिमेंट्स आर इन सीरीज़ एंड विच आर इन पैरेलल। अच्छा जी, इन्होंने कहा ब्रांच नोड निकालें, लूप शूप की कोई बात नहीं की। ब्रांच निकालने हैं तो जी मैं कहता हूँ ये पहली ब्रांच है, एलिमेंट जहाँ जहाँ लगे ना, दूसरी ब्रांच है, तीसरी ब्रांच है, चौथी ब्रांच है। तो बी मैं इसका कहूँगा ब्रांचेस आर 4। उसके बाद ये क्या कहता है, नोड्स निकालने हैं। अब हर ब्रांच के बीच में जो है ना नोड होगा। तो एक ये नोड आ गया, एक ये नोड आ गया। आप कह सकते हैं जी ये भी नोड है। पहले तो हर टर्मिनल्स ही इनके लेबल कर लेना कि जैसे नोड है। उसमें आप देखेंगे फिर कोई शॉर्ट सर्किट डायरेक्ट तो नहीं है, तो हमें पता चला जी ये वाले शॉर्टेड हैं और ये वाले शॉर्टेड हैं। तो लेबलिंग भी कर लेते हैं। इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। तो नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास आ गए 3। उसके बाद में उसने कहा है कि जी आइडेंटिफाई करें कि कौन से एलिमेंट्स हमारे पास सीरीज़ में। अच्छा ये चलें ये यूज़ कर लेते, मैंने इधर से रिमूव कर दिया। उसने कहा कि जी आइडेंटिफाई करें कौन से एलिमेंट्स सीरीज़ में, कौन से एलिमेंट्स पैरेलल में हैं। तो अब सीरीज़ में निकालना है तो ये 10 वोल्ट और 5 ओहम हमें कॉमन नोड पे आ रहे हैं, इधर कुछ और नहीं कनेक्टेड, सीरीज़ में हो गए। पैरेलल में बात करनी है, ये 5 ओहम और 6 ओहम नहीं पैरेलल में आ रहे। ठीक है, ये तो नहीं बनता। तो लेकिन है कि ये 2 और 3 नोड जो है हमारे पास 6 और इसमें हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जी ये वाला जो है ना इसके साथ पैरेलल में है। तो 2 और 3 के दरमियान में जो है ये 6 ओहम और 2 एम्पेयर ये पैरेलल में है। और साथ आप लिख देंगे जी 10 वोल्ट और 5 ओहम जो है वो सीरीज़ के अंदर है। तो ये हमने जो है ना इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद ये सेकंड जो है प्रैक्टिस एग्जांपल के अंदर, हाउ मैनी ब्रांचेस एंड नोड्स डज द सर्किट इन फिगर 2.14 हैव। द एलिमेंट्स दैट आर इन सीरीज। ठीक है, आइडेंटिफाई का लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच आर सीरीज इन पैरेलल। तो ब्रांचेस और नोड्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं। ब्रांच, अच्छा जी ब्रांचेस कितनी हैं, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट। तो ब्रांचेस हो गई 5। उसके बाद उसने कहा है नोड्स। तो हर नोड तरीक़ाकार ये है जी, हम पहले कहेंगे हर एलिमेंट के ना टर्मिनल्स ही मार्क कर लेंगे हम। तो ठीक है जी, कि हमें नहीं पता कि क्या होता है, पहले ज़रा मार्क कर लिए। उसके बाद फिर देखा कि ये दोनों आपस में शॉर्टेड हैं, कोई एलिमेंट नहीं लगा, ये एक नोड है, ये एक नोड है और ये सारे के सारे एक नोड है। तो ये हमारे पास आ गया 3 नोड हो गए। उसके बाद फिर अब सीरीज़ पैरेलल की बातें शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 ओहम और 2 ओहम अब ये सीरीज़ में हैं कि पैरेलल में हैं। अब हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर से कर लेते हैं, उधर मैंने वो मिटा दिया।
तो हम देखते हैं कि जी ये दो नोड्स जो हैं 1 और 3 शेयर कर रहे हैं 1 ओहम और 2 ओहम। तो हम कहेंगे कि जी ये दोनों जो है ना ये पैरेलल में है। इस तरह ये 2 और 3 जो है ना ये 10 वोल्ट और 4 ओहम वाले शेयर कर रहे हैं, तो ये दो भी पैरेलल में है। पर ये आपस में 10 वोल्ट और 2 ओहम पैरेलल में नहीं है क्योंकि ये नोड्स नहीं सेम शेयर कर रहे। अच्छा, अब सीरीज़ में देखते हैं 5 ओहम और ये वाला, पर नहीं ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नोड एक और से शेयर हो रहा है। तो हमें पता चला कि इस सर्किट में कोई भी एलिमेंट जो है वो सीरीज़ में नहीं लगा हुआ। ठीक है, बस दो हमारे पास जो है एलिमेंट्स हैं जो कि इधर पैरेलल में और दो एलिमेंट्स इधर पैरेलल में। तो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन इधर है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन इधर है, और कोई भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद ना हम ज़रा अब आगे मूव करते हैं कि हमने सीरीज़ पैरेलल देख लिया और हमें पता चल गया ब्रांच, नोड्स और लूप्स का। लूप्स के लिए चलें क्विकली इधर भी हम देख लेते हैं कि जी अगर हमने लूप्स बनानी है तो हम कैसे कर सकते हैं। लूप हमारे पास लेट्स से एक ये बन जाती है लूप, ठीक है, एक ये लूप बन जाती है और एक ये लूप बन जाती है। 3 लूप्स इस केस में आ जाती हैं। आप सिंपल तरीन तरीके से जो है ना पहले कर सकते हैं। ये वाला है, इसमें वो इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं कितनी है। इसमें मैं कहता हूँ कि जी ये एक लूप बनी, ये दूसरी लूप बन गई। अब हालांकि मैं इधर से इस तरह भी बना सकता था, चलें वो भी कर लेते हैं, वैसे वो भी करेक्ट है। दूसरी लूप ये बन गई, ठीक है, लेकिन दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट आपके पास नहीं बनती। तो ये वो पूछा नहीं था, ये भी आप ना चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे हम जाते हैं तो हम पहुंचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इसे कहते हैं किरचॉफ्स लॉज। तो इसकी काफ़ी प्रोनाउंसिएशन बनी हुई हैं। किरचॉफ लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, किरकॉफ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये जर्मन नाम है तो ये एक्चुअली प्रोनाउंस होगा किरचॉफ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ओहम्स लॉ जो है ना बाय इटसेल्फ वो इतना पावरफुल नहीं है कि इस सर्किट को एनालाइज कर सके। आप उससे रजिस्टर के क्रॉस या एक एलिमेंट के क्रॉस तो अप्लाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन जब सर्किट के लेवल के ऊपर हम पहुंचते हैं जहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हमारे पास लगे हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो नहीं है सच यूज़ किया जा सकता, ठीक है। तो उस केस में क्या हम करेंगे कि हमें ना कुछ और पावरफुल सर्किट लेवल के लॉज चाहिए होते हैं जो कि नेटवर्क या सर्किट पे अप्लाई हों। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना किरचॉफ के दो लॉज हैं, ठीक है। इसको किरचॉफ, SH आप समझ लें, OF, किरचॉफ इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है सफिशेंट और पावरफुल टूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेवल किस्म के सर्किट्स को जो एनालाइज करने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लॉज जो हैं 1847 के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे जर्मन फिजिसिस्ट गुस्ताफ रॉबर्ट किरचॉफ ने। अच्छा, ये जो लॉज हैं फॉर्मली जो दो लॉज हैं उनको कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ KCL और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL। तो ज़्यादातर जो है ये क्योंकि लोगों से प्रोनाउंस भी नहीं होता तो सिंपली KCL KVL कह के ही जो है ना जान छुड़ा ली जाती है कि प्रोनाउंसिएशन की वजह से कहीं जो है एम्बेरसमेंट ना हो। तो अब हमारे पास जो है ना ये किरचॉफ साहब जो हैं इन्होंने करंट का जो लॉ दिया ना वो ये कहता है, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ नोड और क्लोज्ड बाउंड्री इज़ ज़ीरो, ठीक है। अब ये क्या अजीब बात कर दी इसने। तो ये कह रहा है कि जी आपके पास एक कोई नोड है अगर, ठीक है, उसके अंदर जो है वो लेट से मल्टीपल इस तरीके से कोई एलिमेंट जो भी लगा होगा, हमारा उससे वास्ता नहीं है, ये नेटवर्क के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं सच। तो वो कह रहा है कि जी हमारे पास उधर ना मुख्तलिफ जो कोई करंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं इस तरह करके बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि मैथमेटिकली कह रहा है कि ये जितने भी करंट्स आ रहे हैं I1 इसको कह दें, I2 इसको कह दें,
i3 इसको कह दें, फिर चलते चलते जो है लास्ट पे in इसको कह दें कैपिटल N। तो हम इन सारों को ऐड करेंगे ना, i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस सो ऑन i कैपिटल N। मैथमेटिकली ये जो चीज़ है ना, इसको खोलें तो ये रिलेशन बन जाता है। वो कह रहा है कि ये सारा ज़ीरो के बराबर है। where n is the number of branches connected to the node and in is the nth current entering or leaving the node by this law। ठीक है, तो ये इसने बात कर दी। उसने कहा कि जी जितने भी आपके पास ब्रांचेस लगी हुई हैं ना, उधर से नेट जितना भी करंट आ जा रहा है ना, उन सारों को आप ऐड करेंगे ना, तो आपके पास जो है वो रिज़ल्ट जो है ज़ीरो आएगा। अच्छा जी, ये कैसे इसने निकाल लिया, क्या कैसे जो है ये चीज़ उसने निकाल ली और कहा कि जी आप फॉलो कर लें। अब हम इंजीनियर्स हैं, तो हमने तो जब तक कोई साबित ना हो चीज़, हमने ऐसे थोड़ी माननी है। तो अब ये लॉ क्या कहता है कि जी करंट्स एंटरिंग अ नोड। अच्छा, इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना हम ऐसे करते हैं, हम कहते हैं कि जो जो करंट्स हमारे पास किसी नोड की तरफ आ रहे हैं, ये नोड है ना, तो एक करंट जो है वो इस तरफ को आ रहा है, हम कहेंगे कि जी ये पॉजिटिव है, और एक करंट हमारे पास जो अवे जा रहा है तो उसको हम कहेंगे कि ये नेगेटिव है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, नोटेशन के लिए। तो इसको जो है ना हम ज़रा एक सबसे सिंपलेस्ट केस में अप्लाई करते हैं, जहाँ पे खाली दो ही हमारे पास ब्रांचेज हैं। लेट से ये एक लगा हुआ है और ये एक इस तरीके से एलिमेंट है, और ये एक नोड है हमारे पास। तो इस नोड के अंदर क्या होगा कि जी यहाँ से जो करंट आ रहा है वो कह रहा है i1 और ये i2 है। तो अब करंट एंटरिंग इज़ इक्वल टू i1, करंट लीविंग इज़ इक्वल टू नेगेटिव साइन के लिए माइनस i2 और इनका सम लेंगे तो वो आता है ज़ीरो के बराबर, जिसका मतलब है i1 इज़ इक्वल टू i2। तो वो तो हमें वैसे भी पता था ये सिंपल केस में कि जी जितना आ रहा था उतना निकलेगा। लेकिन इस KCL का क्या मतलब है कि अगर ये इतना सिंपल ना हो प्रॉब्लम, इधर और भी कुछ एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में भी हम इसी तरीके से अलजेब्रिक सम वगैरह करके निकालेंगे मुख्तलिफ डायरेक्शंस का हिसाब से, तो हमारे पास नेट रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। पर कैसे, इसका प्रूव करने के लिए जो है ना, हम लेट से इस रिलेशन को लिखते हैं और वहाँ पे हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो है ना काफ़ी सारे जो है करंट्स हैं, K इक्वल टू 1 2 सो ऑन, हमारे पास ना करंट्स हैं, और उन सारों को ऐड करके हमारे पास टोटल करंट हम निकालते हैं एक। ठीक है, IT ऑफ T इज़ इक्वल टू I1 ऑफ T प्लस I2 ऑफ T प्लस I3 ऑफ T सो ऑन टू इन्फिनिटी, हमारे पास ये जा रहा है। अब तो ये हमारे पास आ जाता है कि जी जो टोटल करंट है ना, वो हमारे पास बराबर है सारे करंट्स के इंडिविजुअल करंट के। ये जो करंट आ रहा है, ये वाला जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उन सारों को हम एक लिखते हैं ना, टोटल जितने भी करंट्स उस नोड के ऊपर आ रहे हैं, उन सारों का जो है अलजेब्रिक सम कर लेते हैं, एक दफ़ा ऐड कर लेते हैं। ये जो चीज़ है ये हमारे पास हो गई सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to n i n, ठीक है, इज़ इक्वल टू हमने कह दिया IT टोटल ऑफ T। अच्छा, इसको और जेनेरिक बनाने के लिए उन्होंने टाइम भी लिख लिया कि किसी भी टाइम के हर इंस्टेंट के ऊपर हम देख रहे हैं, क्योंकि टाइम के साथ अगर करंट चेंज हो रहे हैं तो कुछ देर के बाद कुछ और वैल्यू हो जाएगी उनकी। तो ये सारे के सारे जो करंट है उसने कहा कि ये टोटल करंट किसी के एक बराबर है। लेट्स से निकालेंगे हम कि ये टोटल करंट क्या होता है, क्या वाकई ज़ीरो होता है कि नहीं। तो उसने कहा कि जी इसको खोल के ऐसे लिख लिया, तो इसमें से हर वैल्यू को आप इंटीग्रेट करना शुरू कर दें। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जी यहाँ पे आपने इंटीग्रेट इसको कर दिया dt से, इसको भी आपने इंटीग्रेट कर दिया dt से, इसको भी आपने इंटीग्रेट कर दिया dt से। क्योंकि ये टर्म्स ऐड हो रही हैं तो आप इंटीग्रल टोटल का लेंगे, वो इंडिविजुअल आइटम्स के इंटीग्रल के बराबर है। ठीक है, तो इंटीग्रेट किया तो हमें पता चलता है कि
करंट को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास तो चार्ज आ जाता है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। तो हमारे पास जो इसका इंटीग्रल होगा वो टोटल चार्ज के बराबर आ गया, ये Q1 ऑफ टी आ गया, Q2 ऑफ 3 आ गया, Q3 ऑफ टी एंड सो ऑन, ठीक है। वेयर Qk ऑफ टी किसी भी एलिमेंट का kth एलिमेंट, k कैन बी 1 2 3 समथिंग का इंटेग्रल लेंगे तो वो हमारे पास करंट का इंटेग्रल लेंगे तो वो ये चार्ज के बराबर आ जाएगा, और टोटल जो चार्ज हमने यहाँ पे आया वो इस टोटल करंट का हमने इंटेग्रल लिया है, तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अब ये हमारे पास क्या है कि ये टोटल चार्ज किसी इंस्टेंट पर कितनी देर में से कितना चार्ज इस ब्रांच में से गुजरा है, ठीक है। ये बता रहा है कि जी पहली ब्रांच की तरफ से कितना चार्ज इस तरफ आया या गया, सेकंड ब्रांच की तरफ से कितना चार्ज आया या गया एक ख़ास टाइम के अंदर, इसी तरह थर्ड ब्रांच के अंदर से, और वो इस तरह से ना टोटल आ रहा है। पर अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमें कहता है कि अगर जो है हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर चार्ज या एनर्जी जो है कोई एलिमेंट अगर जो है वो नहीं कोई दे रहा, अलजेब्रिक it requires that the algebraic sum of electric charges at the node must not change, ठीक है। क्यों? वो कह रहा है कि जी इन सारों के चार्जेस का ऐड करेंगे ना तो इस नोड के ऊपर वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं चेंज होना चाहिए? क्योंकि द नोड स्टोर्स नो नेट चार्ज, जो ये नोड है ना ये कोई चार्ज इसने स्टोर करके नहीं रखा। अगर जो है वो किसी टाइम के ऊपर इसमें नेट हमारे पास वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब है कि ओवर टाइम हमारे पास चार्ज इधर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, या हमारे पास अगर ये कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए चार्ज नेगेटिव होता जाएगा। पर ऐसे प्रैक्टिकली हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर ये सारे करंट से पहले इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, नेट चार्ज कोई नहीं था, तो ये करंट जब भी फ्लो करते रहेंगे और ये स्टोरेज नहीं हो रही या जनरेशन नहीं हो रही तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज ज़ीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल चार्ज है हमारे पास ये क्यू टी ऑफ टी ये हमारे पास ज़ीरो होगा। तो अगर टोटल चार्ज क्यू टी ऑफ टी हमारे पास ज़ीरो होगा तो उसको जब हम आई इज़ इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इसका मतलब है कि ये टोटल करंट भी हमारे पास ज़ीरो होगा, ठीक है। तो जब हमारे पास ये टोटल करंट भी ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो प्लेस कर दिया तो ये तो केसीएल का ही रिलेशन बन गया। केसीएल का रिलेशन क्या था? ये, ठीक है। तो हमने मतलब कि इनडायरेक्टली जो है ये पहले उसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ से रिलेशन निकाल के दोबारा हम जो इंटीग्रेट करके उसी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे पास पहले इंटीग्रेट करके बाद में डिफ्रेंशिएट करके कि हमारे पास जो है ना केसीएल वैलिड है। अच्छा, एक अल्टरनेटिव जो तरीका है केसीएल को लिखने का वो हमारे पास ये है कि कंसिडर द नोड इन फिगर 2.16 अप्लाई केसीएल गिव्स। अच्छा, अब ये हमारे पास नोड है और हमने कहा था कि तमाम जो करंट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, तमाम जो करंट्स लीव कर रहे हैं वो नेगेटिव हैं। तो इसको हम लिखेंगे आने वाले करंट I1 I4 I3 पॉजिटिव हैं, I3 I4 पॉजिटिव हैं, और I5 और I2 नेगेटिव हैं, माइनस I5 माइनस I2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें से ये चीज़ अगली तरफ ले जाएं तो मेरे पास आ जाएगा I1 प्लस I3 प्लस I4 इज़ इक्वल टू I2 प्लस I5, जिसका मतलब है कि जी टोटल जितना करंट मेरे पास इस नोड की तरफ मूव कर रहा है वो बराबर है टोटल करंट के जो इस नोड से अवे मूव कर रहा है, ठीक है। जहाँ इसको दूसरे अल्फाज में लिख सकते हैं द सम ऑफ द करंट्स इंटरिंग अ नोड इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द नोड। और ये मैंने आपको बताया था कि जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है उसके अंदर भी ये चीज़ हमारे पास वैलिड होती है। तो सबसे अच्छा जो तरीका है ना किसी की वैलिडिटी चेक करने का वो ये है कि कॉम्प्लेक्स रिलेशन सिंपलेस्ट केस में भी वैलिड होना चाहिए। तो ये अगर नोड है तो इस नोड में हमारे पास, हालांकि हमें वैसे तो हम कह देते हैं जी एक ही करंट है, लेकिन लेट से अगर हमने वैसे सॉल्व करना है हम कह देते हैं साबित करना चाह रहे हैं कि जी क्या होगा, तो I1 और I2 इधर है तो ये हमें कहता है कि जी
क्योंकि और कोई करंट नहीं है, I1 इज़ इक्वल टू I2, ये लाजमन उसके बराबर होगा क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ KCL आ गया। तो अब ना आम तौर पे तो ये है कि हम एक सिंगल नोड के ऊपर ना ये चीज़ देख रहे थे, पर हमारे पास एक और भी जो एक्चुअल डेफिनेशन है KCL की, वो कह रहा था कि किसी नोड के ऊपर या किसी क्लोज्ड बाउंड्री के अक्रॉस। क्लोज्ड बाउंड्री का क्या मतलब है कि कोई एक सिस्टम इस तरह का है जहाँ पर से मल्टीपल हमारे पास जो है लूप्स वगैरह या कोई चीज़ें अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, और मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जी इस सारे के ऊपर जो है ना KCL को मैंने लगा के चेक करना है। ठीक है, तो मैं मेरे लिए ये चीज़ इररेलेवेंट है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। मैं क्या देखूँगा कि जी ये I1 अगर अंदर जा रहा है, I2 इस क्लोज बाउंड्री से बाहर आ रहा है, I3 इस क्लोज बाउंड्री से बाहर आ रहा है, I4 क्लोज बाउंड्री से बाहर आ रहा है, और I5 जो है वो इस क्लोज बाउंड्री के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली I1, अंदर कौन कौन से करंट्स जा रहे हैं, पहले I1 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, तो ये जो कुछ भी इसके अंदर हो रहा है उसको देखे बगैर हम बाहर की जो ब्रांचेस टोटल इधर से कितनी निकल रही हैं कितनी आ रही हैं उसको देखें तो हम जो है ये KCL यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह के केस में जो है ना यहाँ पे ये जो पूरा एक ये सिस्टम इस तरह का बन रहा होता है, तो इस तरह की जो ये क्लोज बाउंड्री है उसको हम कहते हैं सुपर नोड। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं जैसे जी इधर एक कोई हमारे पास सिंगल सुपर नोड सा एक कोई बना हुआ है नोड है, और उस नोड से 3 करंट हमारे पास अवे मूव कर रहे हैं, और 2 करंट हमारे पास टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं। I1 और I5 हमारे पास इनटू द मूव कर रहे हैं, और I2 I3 और I4 अवे मूव कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को कॉम्पैक्ट करके इस तरीके से बनाना है, कर सॉल्व करना है, इसको कहते हैं जी ये सुपर नोड का। एग्जैक्ट ये टर्म बुक में यूज़ नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे मुख्तलिफ बुक्स में ये चीज़ यूज़ होती है। Note that KCL also applies to a closed boundary. This may be regarded as a generalized case because a node may be regarded as a closed surface shrunk to a point. Closed surface को shrink करके मैंने एक point बना दिया। In 2 dimensions, a closed boundary is the same as a closed path. As typically illustrated in the circuit of figure 2.17, the total current entering the closed surface is equal to the total current leaving the current surface. लीविंग द सरफेस। ठीक है, तो ये इसकी एक और भी एग्जांपल जो है ना वो हमारे पास ये बन जाती है, लेट्स से ये कोई एलिमेंट है इस तरीके से करके है, तो इधर से हमारे पास जो है ना करंट अगर आई जा रहा है, और मैं कहता हूँ कि जी मैंने इस एलिमेंट को सुपर नोड कंसिडर करना है, और मैं चाह रहा हूँ कि जी यहाँ से करंट निकले कि क्या है। लेट्स से ये मेरे पास है, इसको I1 कह देते हैं, और मैंने ये I2 निकालना है क्या है। तो KCL मुझे क्या कहता है, वो कहता है कि तमाम करंट्स लिखें जो कि इनटू द नोड जा रहे हैं, I1 प्लस I2, और ये सारे बराबर होंगे तमाम करंट्स जो अवे जा रहे हैं। अवे इधर कोई भी नहीं लिखा तो वो 0 के बराबर है। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ कि I2 इज़ इक्वल टू माइनस I1, मतलब कि इस जगह के ऊपर ये मुझे तो नहीं ना अब लेट से पता था कि एक्चुअल करंट की क्या डायरेक्शन है, मैंने कोई भी रैंडम डायरेक्शन इधर पुट करके मैंने कहा निकाल लेते हैं, रिज़ल्ट जो आएगा वो मुझे सही डायरेक्शन बता देगा। माइनस I1 इसका मतलब है कि डायरेक्शन चेंज करो, और इसको I1 लिख दूं तो मेरे पास ये सर्किट सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मैं ये इस पूरे केस के अंदर जो है ना ये नोड प्लेस कर दिया, तो मुझे पता चला जितना करंट जा रहा है उतना करंट यहाँ से आएगा। अब ये एक एलिमेंट हो सकता है,
ये इधर से 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो सुपर नोड में बड़ा कर दूंगा। तो ये तमाम केसेस के अंदर ये बहुत ही एक पावरफुल टूल है कि अक्सर फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये इधर लगा हुआ एलिमेंट और ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये इकट्ठे होके इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। तो अब है कि अगर ये यहाँ पे ना लगा हो एलिमेंट और मैं इधर बना दूँ, कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। इस जगह पे आप सुपर नोड का लगाएं कॉन्सेप्ट, तो जितना करंट इधर से जा रहा है इधर से होके वापस उतना ही करंट आएगा, ठीक है। तो ये बहुत जगहों के ऊपर जो है ना, ये बहुत पावरफुल ये टूल है आपके पास सुपर नोड का। और KCL उससे भी पावरफुल है, जो कि ज़्यादा जो है आपको हर जगह पे तकरीबन आपको यूज़ करना पड़ सकता है। एज टिपिकली इलस्ट्रेटेड इन द सर्किट, ठीक है, बाकी चीज़ें होगी। अब टू सोर्सेज और सर्किट्स इन जनरल आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव द सेम IV रिलेशनशिप एट अ पेयर ऑफ टर्मिनल्स। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में इक्विवेलेंट सर्किट्स की ये जो बात कर रहे हैं ना, वो ये कर रहा है कि जैसे IV रिलेशनशिप के हिसाब से ये वाला एक पॉइंट था, तो इसको मैंने कॉम्पैक्ट करके जब इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, कि ये 3 करंट जा रहे हैं और ये 2 करंट अंदर आ रहे हैं, तो वो कह रहा है कि ये सुपर नोड का ये हिस्सा और ये चीज़ इक्विवेलेंट है एक दूसरे से, क्योंकि इनके जो टर्मिनल के ऊपर जो बिहेवियर है ना वो बराबर है। तो ठीक है, ये तो ऑब्वियस सा पॉइंट है, एक KCL के केस के अंदर इक्विवेलेंट है। ऑफ कोर्स वोल्टेज के फॉर्म में देखेंगे तो डिफरेंट होगा, पर KCL में हमने वोल्टेज नहीं देखनी। अच्छा जी, ये एक सिंपल एप्लीकेशन इसकी हमारे पास KCL की एप्लीकेशन, वो हमारे पास क्या है कि लेट्स से ये वाला एक केस है जहाँ पे ना मल्टीपल करंट सोर्सेज हमारे पास लगे हैं A टर्मिनल और B टर्मिनल के दरमियान में। तो हमारे पास क्या है कि जी एक करंट सोर्स ऊपर को लगा है, एक ये नीचे को लगा है, एक ये ऊपर को लगा है। तो हमने अब निकालना है कि ये जो टोटल करंट है ये कितना होगा। तो ये तो वरना बड़ी एक प्रॉब्लम है कि जी ये करंट आ रहा है, ये इस तरफ को जा रहा है, उस तरफ को जा रहा है, कैसे हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर जो है ना हम लगा देंगे KCL। तो एक ये करंट इस तरफ को आ रहा है, ये सारा हमें पता है ना एक ही नोड है, ये करंट अवे जा रहा है, ये करंट इसके टुवर्ड्स आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं टोटल करंट्स जो कि इस नोड की डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो हमारे पास है I1 प्लस I3। तमाम करंट जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं वो होगा IT प्लस I2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि जी IT इज़ इक्वल टू I1 प्लस I3 प्लस माइनस I3 था प्लस I2, ठीक है। तो IT मेरे पास आ गया I1 प्लस I3 माइनस I2, ये इधर लिखा हुआ है साइन की, ठीक है। तो माइनस I2 हो गया I1 प्लस I3। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास इस तरीके से ये रिलेशन इसका आ जाएगा। सर्किट कैन नॉट कंटेन, अच्छा यहाँ पे एक जो चीज़ अभी मैं ना ये आपको बताते हुए भी मैं सोच रहा था कि इसमें अब ख्याल रखना है आपने कि यहाँ तो आप जो है ना वो सिग्मा I इक्वल टू ज़ीरो, IN इज़ इक्वल टू ज़ीरो उस हिसाब से करेंगे। अगर आप उस हिसाब से सॉल्व कर रहे हो ना तो आपने सारे करंट्स एक ही साइड पे लिखने और इक्वल टू ज़ीरो करना है, ठीक है। जब मैं ये करूँगा ना तो उसका क्या मतलब है, तमाम करंट्स जो इसकी डायरेक्शन में आ रहे हैं पॉजिटिव हैं, I1 पॉजिटिव है प्लस I3 पॉजिटिव है, और जो करंट्स अवे मूव कर रहे हैं वो नेगेटिव हैं, माइनस IT हो गया और माइनस I2 हो गया, उसको ज़ीरो के बराबर कर दिया। या आप जो है ये करेंगे जितने भी करंट्स टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं वो उतने करंट्स के बराबर हैं जो अवे हैं। अब इसमें गलती क्या करते हैं आप लोग, गलती आप लोग ये करते होते हैं कि जी ये अवे करते और इधर साइन भी नेगेटिव डाल दिया। अगर आपने ये गलती की,
ठीक है, कि इधर जो है वो नेगेटिव साइन डाल दिया, फिर आपका ये KCL का रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ एक नोटेशन तरीकाकार आप एक याद कर लें और उसी को फॉलो करते रहें। मैं सजेस्ट करूँगा कि ये साइन के चक्करों में पढ़ने की बजाय आप बस कहें कि जी जितने उसकी तरफ आ रहे हैं वो बराबर हैं जितने उससे अवे मूव कर रहे हैं। तो उस केस में जो है ना वो साइन के बगैर आपके पास सीधा सीधा सा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस केस में हमने क्या कहा कि जी फिर जब हमें पता चल गया टोटल करंट इधर से कितना मूव कर रहा है, तो हम इस सर्किट को जहाँ पे ये इतने सारे सोर्सेज लगे हैं उसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं इन दो नोड्स के दरमियान में। वोल्टेज तो इन सारे नोड्स के क्रॉस जो है, दोनों नोड्स के क्रॉस एक ही थी बाय डेफिनेशन, क्योंकि सिंगल नोड है। करंट हमें नहीं पता था, तो करंट को हमने क्या किया, IT करके निकाल लिया। तो जो वोल्टेज आ रही थी वही वोल्टेज अब भी है, और करंट अब हमारे पास हो जाएगा IT इज़ इक्वल टू I1 माइनस I2 प्लस I3, जो हमने यहाँ से निकाला। तो इतना कॉम्प्लेक्स सॉल्व करने की बजाय जहाँ पे पता नहीं कितनी लूप्स बने, अगर आप आगे सॉल्व करते हैं आपके पास सिंगल एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना एक आसान इसकी एग्जांपल है। अच्छा, और अगर हम ज़रा मुश्किल किस्म की एग्जांपल के ऊपर देखें तो जो KCL वगैरह हैं वो इस तरह के केसेस में लगाना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर अक्सर जो है बिजली के जो कनेक्शंस और खंभों के ऊपर जो है ख़ास तौर पे अंदरूनी शहर के जो इलाके होते थे, अब तो फैसलाबाद में एटलीस्ट बाज़ारों में उन्होंने जो है अंडरग्राउंड कर दी हुई है, लेकिन बाज़ काफ़ी करीब करीब की जो जगह हैं सेंटर से थोड़ी सी बाहर, तो वहाँ पे इस तरह के अभी भी जो है वो सीन नज़र आ जाते होते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके लिए जी कितने करंट आ रहे हैं कितने करंट जा रहे हैं, तो और उस तरह की चीज़ें निकालना जो काफ़ी मुश्किल होंगी, और होपफुली आपको ऐसी जगह पे कहीं KCL अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट पेपर के अंदर तो इसी तरह के सिंपल आ जाएंगे, ये वाली चीज़ें नहीं आपसे पूछी जाएंगी। एग्जांपल्स के ऊपर हम आते हैं। मैं देख लूँ, मेरे ख्याल में कम ही है। हाँ ठीक है, ये मैं अभी करा देता हूँ KCL की एग्जांपल्स। तो पहले हमारे पास क्या है जी, फाइंड IO एंड V आउटपुट इन द सर्किट शोन इन फिगर। ये अब हमें कहा गया है कि जी वोल्टेज इसके क्रॉस निकालें और करंट। तो अब हम ये कैसे करें, हमें पता है कि जी ये जो A नोड है इसकी तरफ हमारे पास दो करंट्स आ रहे हैं और वो ठीक है, तो हम इस जगह के ऊपर ना KCL लगाते हैं। तो KCL हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे करंट की क्या वैल्यू है, ये डिपेंडेंट सोर्स है, वार्निंग साइन। ठीक है, 0.5 I आउटपुट इसके बराबर, तो हम लिख देते हैं ये टूवर्ड्स मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव है, या एक साइड के ऊपर ये मूव कर रहा है, दूसरी साइड पे +3 एम्पेयर इज इक्वल टू अवे कितने मूव कर रहे हैं, ये I0। ठीक है, KCL लगा के हमारे पास ये वाला रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को हम जब सॉल्व वैसे कर सकते हैं, ये 0.5 IO अगली तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ गया जी 0.5 I आउटपुट इज़ इक्वल टू दिस, जिसका मतलब है कि I आउटपुट इज़ इक्वल टू 6 एम्पेयर। ठीक है जी, तो 6 एम्पेयर का करंट इधर से गुजर रहा है, 3 एम्पेयर इधर से आ रहा है, और इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं तो 3 एम्पेयर इधर से आ रहा है। आगे फिर रजिस्टर लगा हुआ है, तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछी है, V आउटपुट इज़ इक्वल टू I आउटपुट टाइम्स 4 ओम इज़ इक्वल टू 6 टाइम्स 4 इज़ इक्वल टू 24 वोल्ट। ठीक है, तो 24 वोल्ट हमारे पास जो है यहाँ पे आ गए इस पॉइंट इसको सॉल्व करके। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि अगर आपके पास ये KCL या उस तरह का ना होता तो आपको यहाँ से नहीं पता चल सकता था कि कितना करंट आ रहा है। ठीक है, ये आउटपुट क्या था आपको नहीं पता, तो ये KCL से हमें पता चला कि जी इधर से जितना आ रहा है इधर से जितना आ रहा है दोनों मिलके इसके बराबर हैं। और वहाँ पे ये डिपेंडेंट सोर्स के साथ और रिलेशन थोड़ा अजीब हो गया था कि जी ये इस पे डिपेंड कर रहा है और KCL में दोनों ही आ रहे थे, तो वहाँ से हमने सॉल्व करके इसको जो है आगे आंसर निकाल लिया। अच्छा जी, एक और एग्जांपल हमारे पास आ गई यहाँ पे, फाइंड V आउटपुट एंड I आउटपुट दोबारा पूछा गया। तो इस पॉइंट के ऊपर अब हम दोबारा
ए नोड इसको लेबल कर लेते हैं। इधर हम जो है ना KCL लगाते हैं। ये करंट अवे है, ये करंट टूवर्ड्स दिस फ्लो कर रहा है, ठीक है। और जो ये वाला करंट है ये हमें नहीं पता कि अवे है या इसकी तरफ है, तो इसको हम लेट से कह लेते हैं आई डैश कह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और मैंने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है लेट से कर दिया, आगे मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में एक्चुअली जाके निकलता है। तो 9 एम्पेयर सही है। तो हमारे पास क्या आता है कि जी ये 9 एम्पेयर इज़ इक्वल टू बाकी सारे करंट जो अगली डायरेक्शन के अंदर हैं, आई आउटपुट प्लस आई आउटपुट बाय 4 प्लस अब यहाँ से करंट क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर से जो करंट क्या होगा ये हमें नहीं आइडिया, ठीक है। तो जो है हम क्या करते हैं कि ये इसको तो चलें आई डैश ही हम प्लेस कर लेते हैं, आई डैश के बराबर है। तो यहाँ से रिलेशन हमारे पास आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 आई आउटपुट बाय 4 9 एम्पेयर प्लस आई डैश। अच्छा, अब ये जो एलिमेंट है रेजिस्टिव लॉ के हिसाब से हमारे पास इधर वोल्टेज क्या आएगी, तमाम के क्रॉस एक जैसी वोल्टेज है, ये ओहम्स लॉ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ जाता है वी आउटपुट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स रेजिस्टिव वैल्यू आई आउटपुट, ठीक है। 2 आई आउटपुट जो है वो यहाँ पर से आ जाता है, तो इसके क्रॉस क्या वोल्टेज होगी वही होगी, तो वी आउटपुट इज़ इक्वल टू 2 आई आउटपुट के बराबर हो गया, ठीक है। अब याद रहे कि ये वोल्टेज की वैल्यू आ रही है, वोल्ट्स के अंदर है, डिपेंडेंट करंट सोर्स के ये करंट और ये वोल्टेज इधर जितने आ रहे थे उसकी वजह से निकाला है। तो अब इसके बाद यहाँ पे जब मैंने आई डैश निकालना है कि जी इसमें से करंट कितना है इस रिलेशन को यूज़ करते हुए, तो वो मेरे पास आता है वी आउटपुट बाय 8 के बराबर होगा, वी आउटपुट बाय 8 ओहम। वी आउटपुट था 2 आई ज़ीरो बाय 8 ओहम इज़ इक्वल टू आई आउटपुट बाय 4। तो ये वाला जो रिलेशन था इधर मैं ये वैल्यू प्लेस करता हूँ, ये इसको आई करके लेबल कर देते हैं, ठीक है। ये पहला रिलेशन है, यहाँ पे प्लेस किया उसको, तो ये हमारे पास हो गया 5 आई ज़ीरो बाय 4 प्लस आई ज़ीरो बाय 4, तो ये बन जाता है हमारे पास 6 बाय 4 जो कि होगा 3 बाय 2 आई ज़ीरो इज़ इक्वल टू 9 एम्पेयर। तो आई ज़ीरो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 9 को 2 से किया 18 डिवाइडेड बाय 3 6 एम्पेयर, ठीक है। ये ज़रा कॉम्प्लेक्स किस्म का एक ये बना है, ये वाला आपके पास रिलेशन नंबर 2 था। तो आपको अब यहाँ पे पता चला कि ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ये इतनी आसानी से नहीं, आपको ढूंढना पड़ना है कहाँ ओम्स लॉ लगना है, कहाँ पे कोई दूसरा जो है वो लॉ लगना है। ये 6 एम्पेयर्स आ गया, तो उसके बाद जब वी आउटपुट निकालना है, ये आपके पास रिलेशन था, तो ये जैसे लिखा भी हुआ है 2 आई के बराबर था, तो 6 को 2 से किया 12 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट और 6 एम्पेयर दोनों आपके पास यहाँ से निकल आए। इसमें मैं KCL और ओहम्स लॉ जो है और जो वोल्टेज का कॉन्सेप्ट के नोड्स पे सारों पे एक वोल्टेज होगी, वो सारे के सारे इकट्ठे यूज़ करने पड़े, उसके बाद हम जो है इस कंक्लूजन तक पहुँचे। तो यहाँ पे लेक्चर जो है ख़त्म हो रहा है, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप अभी पूछ सकते हैं।